Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start another lecture on the topic of microbial spoilage, infection risk and contamination control. Again, it is a 7th chapter from pharmaceutical microbiology and is in 7th edition, chapter number 16, and it is a course of applied microbiology in pharmaceuticals. Now let us start. First of all, introduction. If we talk about the introduction, pharmaceutical products used in prevention, treatment and diagnosis of disease contain wide variety of ingredients, often quite complex physicochemical states. So pharmaceutical products we use for prevention, treatment and diagnosis of disease. We use variety of ingredients in this product, and these ingredients have different and quite complex physicochemical states and properties. Such product must not only meet current pharmaceutical GMP requirements, good for manufacturing practices requirement for quality, safety and efficacy, but also must be stable and sufficiently elegant to be acceptable to the patient. तो ये pharmaceutical product, जो भी product हम बना रहे हैं, ये ना सिर्फ ये कि करंट CGPMP रिक्वायरमेंट पूरी करते हो रिगार्डिंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, लेकिन इसके साथ ही ये स्टेबल भी हों, सफिशेंटली एलिगेंट भी हों फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट. Product made in the pharmaceutical industry today must meet high microbiological specification, that is, if not sterile, they are expected to have no more than a minimal microbial population at the time of product release. Pharmaceutical industry में now the product जो specification है वो बहुत ज़्यादा rigid है, and they are especially non-sterile products में तो clear है कि they should be sterile and they should be free from all living microorganisms. इसके अलावा जो नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट भी है उसमें भी देयर इज सर्टेन लिमिट दैट मिनिमल माइक्रोबायल पॉपुलेशन शुड बी विद इन दिस लिमिट. इफ इट इज मोर देन दिस लिमिट दैन दिस प्रोडक्ट इज अनएक्सेप्टेबल. नेवरदलेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम ए फ्यू रॉग और डिसअप्रूव प्रोडक्ट विद एन अनएक्सेप्टेबल लेवल एंड टाइप ऑफ कंटेमिनेशन विल ओकेजनली एस्केप द क्वालिटी एश्योरेंस नेट्स. और अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि वो प्रोडक्ट जो इसमें के कंटामिनेशन लेवल हाई होता है तो अक्सर वो क्वालिटी एश्योरेंस नेट से जो है वो यानी जो वो अनएक्सेप्टेबल हैं, डिसअप्रूव प्रोडक्ट हो सकती हैं अगर वो चेक हो जाएं तो वो अक्सर जो है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वी डोंट चेक द होल बैच बट वी चेक द रैंडम सैम्पल. तो रैंडम सैम्पल में जो सैम्पल्स आए थे इत्तेफाक से वो उसमें जो लिमिट थी वो माइक्रोबायल पॉपुलेशन की वो विद इन लिमिट थी, यानी जो पॉपुलेशन थी वो विद इन लिमिट थी. लेकिन कुछ प्रोडक्ट सैम्पल्स ऐसे थे जिसमें वो अबव द लिमिट थे लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो सके, यानी वो रैंडम सैम्पलिंग में वो सैम्पल्स कलेक्ट नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया कि जो है वो प्रोडक्ट जो थी वो अनडिटेक्टेबल रही, अनचेक रही और क्वालिटी एश्योरेंस के टेस्ट से वो निकल गई, जिसके नतीजे में क्या होगा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच कंटामिनेशन में भी सीरियस, बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट तक पहुँच जाएगी. And far reaching on several accounts, particularly if contaminants have had the opportunity to multiply to high level. और ना सिर्फ ये कि जो है वो प्रोडक्ट में उसकी क्वांटिटी जो होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बल्कि वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पेशेंट को हार्म भी पहुंचा सकती है. अच्छा, अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. फर्स्टली, द प्रोडक्ट में बी स्पॉइल्ड, प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगी, रेंडरिंग इट अनफिट फॉर यूज़ थ्रू केमिकल एंड फिजिको केमिकल डिटोरियोरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन में जो भी केमिकल्स हैं उनकी फिजिको केमिकल डिटेरियोरेशन हो गई बिकॉज ऑफ दिस स्पॉइलेज, माइक्रोबायल स्पॉइलेज एंड सब्सिक्वेंट वेस्टेज ऑफ इंडिविजुअल बैचेस. वेस्टेज हो गया इंडिविजुअल बैच का, यूजली रिजल्ट इन मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द मैन्युफैक्चरर थ्रू डायरेक्ट लॉस ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट. फॉल्टी प्रोडक्ट थी जिसकी वजह से उसको बैच को वेस्ट करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट पूरा बैच ज़ाया हो गया. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो फाइनेंशियल लॉस हुए उसकी वजह से वो एक अलग इशू है. सेकेंडली, द थ्रेट ऑफ लिटिगेशन एंड अनवांटेड डैमेजिंग पब्लिसिटी ऑफ रिकॉल में हैव सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरर. अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में चली भी गई और मार्केट में जाने के बाद ये वहाँ पर डिटेक्ट हो गई तो ये मीडिया पर आ जाएगी और उसके बाद फिर कोर्ट में जा सकती है, लिटिगेशन यानी लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं. तो उसकी वजह से कंपनी की जो पब्लिसिटी है यानी जो फेम है उस पर जो है वो एक डैमेज आ सकता है. एंड ऑल्सो इट इज़ ए सीरियस इकोनॉमिक इशू, यानी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉस हो सकती है, जैसे कंपनी की और दूसरी प्रोडक्ट्स भी अफेक्ट हो सकती हैं, उससे कंपनी को सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं.
थर्डली इन एडवर्टेंट यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, और अगर गलती से तीसरी बात यह कि ये प्रोडक्ट यूज़ हो गई, पेशेंट के पास पहुंच गई, may present a potential health hazard to the patient, perhaps results in outbreak of the medicament related infection and ironically therefore contributing to the spread of the disease. एक तो इसने पेशेंट को नुकसान पहुंचाया, जिस पेशेंट को जो है ये ड्रग चली गई, मेडिकेशन रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, और इस तरह से ड्रग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़ की. मोस्ट कॉमनली heavy contamination of product with opportunistic pathogens such as Pseudomonas species has resulted in the spread of nosocomial or hospital-acquired infection in compromised patients. Less frequently, low level of contamination with pathogenic organisms such as Salmonella have attracted considerable attention, as have product contaminated with toxic microbial मेटाबोलाइट्स. अच्छा, जो ज़्यादातर जो इश्यूज़ देखे गए हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कंटामिनेशन के, स्यूडोमोनास स्पीशीज़ से, जिसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं. इसके अलावा एक और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है विच इज़ सैल्मोनीला टाइफी, जो टाइफाइड कॉज करता है. इसके अलावा टॉक्सिक माइक्रोबायल मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट में मौजूद थे. तो ये रीजंस जो थे वो कॉमन इश्यूज़ थे जो कि इन कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से जो है वो डेवलप हुए सोसाइटी में, और जो ह्यूमन हेल्थ को वो उन्होंने किसी ना किसी सूरत में हैजर्ड पहुंचाया. नाउ स्पॉइलेज, केमिकल एंड फिजिको केमिकल डिटेरियोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल. तो ये जो स्पॉइलेज है, केमिकल और फिजिको केमिकल डिटेरियोरेशन जो है फार्मास्यूटिकल की, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेसेस फॉर बायोलॉजिकल मैटर इन द एनवायरनमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर पार्ट हैं, जो भी एनवायरनमेंट में जो कंटामिनेंट्स मौजूद हैं, जो भी वेस्टेज मौजूद है, उनके रिसाइकलिंग, नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए. एज सच दे पजेस ए वाइड वेराइटी ऑफ डिग्रेडेटिव कैपेबिलिटीज़. यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी है कि ये कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको डिग्रेड कर सकते हैं, विच दे आर एबल टू एक्सर्ट अंडर रिलेटिवली माइल्ड फिजिको केमिकल कंडीशन. यानी इनके एक सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट होगा, कंडीशन होगी जो उस प्रोडक्ट की फिजिको केमिकल कंडीशन को में डिटेरियोरेशन में या डिग्रेडेशन में हेल्प आउट कर रहे होंगे. मिक्स्ड नेचुरल कम्युनिटीज़ आर ऑफन फार मोर इफेक्टिव कोऑपरेटिव बायो डिटेरियोरेजेंस than the individual species alone, and sequences of attack of complex substrate occur where initial attack by one group of microorganisms render them susceptible to further deterioration by secondary and subsequent microorganisms. Means के mixed natural communities means के different type के microorganism, कोई एक नहीं, different type के microorganism और different species के. एक माइक्रोऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट को जो है वो एक लेवल पर उस सब्सटेंस को डिग्रेड करता है, बायो डिटेरियोरेशन के तौर पर काम करता है. उसके बाद दूसरा माइक्रोऑर्गेनिज्म उस कंपाउंड को फर्दर डिग्रेड करता है, फिर तीसरा कंपाउंड फर्दर डिग्रेड करता है, और इस तरह से वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली डिग्रेड होके वो बिल्कुल जो है वो नेचुरल फॉर्म में और वो सॉइल में मिक्सअप हो जाती है. अंडर सूटेबल एनवायरनमेंट सिलेक्शन प्रेशर्स novel degradative pathways may emerge with the capability to attack newly introduced synthetic chemicals or xenobiotics. इसके अलावा अगर environment suitable हो और प्रेशर अवेलेबल हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो बाज़ दफ़ा होता है कि वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव दिस डिग्रेडेटिव पाथवे, कि यानी ये इसका पाथवे है जिससे ये प्रोडक्ट को डिग्रेड करता है. लेकिन बाज़ दफ़ा न्यू पाथवे भी इमर्ज हो जाते हैं जो कि न्यू केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ख़ास तौर से जीनोबायोटिक्स में जो कि बेसिकली ड्रग्स होती हैं. हाउ एवर द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ आवर फिनॉल्स टू मंथ्स, हार्ड डिटर्जेंट्स टू ईयर्स, हैलोजेनेटेड पेस्टिसाइड्स. अच्छा, ये जो डिग्रेडेशन रेट है ये चेंज वेरी करता है बेस्ड अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ द कंपाउंड, कि वो किस तरह से जो है वो डिग्रेड होते हैं. जैसे फिनॉल जो है वो उसकी हाफ लाइफ जो है वो यानी वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं आवर्स में, और हार्ड डिटर्जेंट्स मंथ्स में, और हैलोजेनेटेड पेस्टिसाइड कई साल लेते हैं डिग्रेड होने में. तो जो है वो ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इनका रेट ऑफ डिग्रेडेशन जो होता है वो चेंज होता है.
The overall rate of deterioration of a chemical will depend upon, अच्छा, the overall rate of deterioration also depend upon the its molecular structure, यानी जो भी कंपाउंड है जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो ड्रग है वहाँ पर फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, द टाइप एंड फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक मॉइस्चर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब एनवायरनमेंट के टल फैक्टर आ गए। किसी पर्टिकुलर केमिकल से एसिडिक एनवायरनमेंट है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट है, न्यूट्रल है। द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट, उस एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स कौन से हैं, एंड वेदर द मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ यूजेबल एनर्जी, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हैं तो फिर उससे जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं क्या उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनर्जी डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, यानी यूजेबल एनर्जी के तौर पर उसको एज ए सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, और फिर प्रीकर्सर होते हैं, यानी वो ये कि एक प्रोसेस स्टेप पाथवे कंप्लीट हो गया, अब अगला जो पाथवे है उसके लिए भी जो है वो प्रीकर्सर मौजूद है। एंड हैंस द क्रिएशन ऑफ मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और क्या वहाँ पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हो सकते हैं जो कि उस केमिकल डिग्रेडेशन को ड्रग की फर्दर इन्हांस करेंगे। तो ये जो ओवरऑल रेट ऑफ डिटेरियोरेशन है वो इन तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और फार्मूलेशंस मे बी कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट एंड देयर ससेप्टेबिलिटी टू माइक्रोबायल अटैक कैन बी असेस्ड यूजिंग कन्वेंशनल इकोलॉजिकल क्राइटेरिया। अच्छा, अब ये जो ससेप्टेबिलिटी, ये कन्वेंशनल इकोलॉजिकल क्राइटेरिया यानी वही एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन किस तरीके से जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में ससेप्टेबल होगी माइक्रोबायल अटैक के लिए और फिर डिग्रेड होने के लिए। इसके बरक्स जो क्रूड वेजिटेबल और एनिमल ड्रग एक्सट्रैक्ट्स हैं, यानी क्रूड ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स often contain a wide assortment of microbial nutrients beside the therapeutic agents, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होंगे क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग में जो इजीली जो है माइक्रोबायल के न्यूट्रिएंट के तौर पर काम कर सकते होंगे और वो उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सके होंगे। देयरफॉर दिस कंबाइंड विद फ्रीक्वेंटली कंड्यूसिव एंड अनस्टेबल फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी वजह से क्रूड जो ड्रग होगी उसका जो है एनवायरनमेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत कंड्यूसिव है और अनस्टेबल फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो लीव्स मैनी फॉर्मुलेशन विद हाई पोटेंशियल फॉर माइक्रोबायल अटैक अनलेस स्टेप्स आर टेकन टू मिनिमाइज इट। लिहाजा ये जो क्रूड ड्रग हैं इसमें ये इस चीज़ की हाई ससेप्टेबिलिटी या हाई पोटेंशियल है कि इस पर माइक्रोबायल अटैक आसानी से हो सकता है, वहाँ से वाई इसके कि वी टेक सम स्टेप्स टू स्टॉप सच माइक्रोबायल अटैक। Now the next slide. According to the next slide, pharmaceutical ingredients susceptible to microbial attack. Now therapeutic agents. Through spoilage, active drug constituent may be metabolized to less potent or chemically inactive forms. So this is the first point कि अगर active pharmaceutical ingredient यानी ड्रग का जो API है अगर वो मेटाबोलाइज हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, या तो जो है वो लेस पोटेंट हो जाएगा यानी उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, और या फिर ये हो सकता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एंड सम टाइम इट मे बिकम टॉक्सिक, यानी वो जो मेटाबोलाइट हो गया वो अब बाय बजाय थेरेप्यूटिक के टॉक्सिक हो गया। अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस इट हैज़ बीन शोन दैट ए वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मेटाबोलाइज ए वाइड असॉर्टमेंट ऑफ ड्रग्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एक्टिविटी। So it has been approved, it has been observed in different laboratory conditions and experiments that microorganism can metabolize different types of drugs, and once the drugs are metabolized they lose their activity. Materials such as for example alkaloids like morphine alkaloid, strychnine, atropine, analgesics like aspirin, paracetamol, thalidomide, barbiturates, steroids, esters and mandelic acid can be metabolized and serve as a substrate for growth of the microorganism. ना सिर्फ ये कि ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मज़ीद ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। Indeed, the use of microorganisms to carry out subtle transformations on steroid molecule forms the basis of the commercial production of potent थेरेप्यूटिक स्टेरॉयडल एजेंट। यही वजह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्टेरॉयड मॉलिक्यूल की,
इन द इनएक्टिव फॉर्म, तो इसलिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पोटेंट थेरेप्यूटिक स्टेरॉयडल एजेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ एट्रोपिन इन द आई ड्रॉप्स, एट्रोपिन की बात कर लें, अभी हमने ऊपर भी बात की, एल्कोलाइड है. अगर वो मेटाबोलाइज हो जाए और एट्रोपिन ड्रॉप्स आते हैं बाय कंटामिनेटिंग फंजाई, फंजाई की अगर कंटामिनेशन हो जाए एट्रोपिन ड्रॉप्स में. इनएक्टिवेशन ऑफ पेनिसिलिन इंजेक्शन बाय बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, पेनिसिलिन इंजेक्शन है उसमें बीटा लैक्टामेज बैक्टीरिया आ गए, उन्होंने पेनिसिलिन को डिग्रेड कर दिया पेनिसिलिनेज एंजाइम बना के या बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना के. स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म इन डैम्प टैबलेट्स एंड क्रीम्स बाय फंजाई, फंजाई आ गया और उसने मेटाबोलाइज कर दिया स्टीरॉयडल टैबलेट को या क्रीम को. इसके अलावा माइक्रोबायल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्प्रीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हाइड्रोलिसिस करा दिया एस्प्रीन का इन सस्पेंशन बाय स्टीरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, स्टीरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के जरिए. एंड क्लोरमफेनिकॉल जो कि एक एंटीबायोटिक है, डीएक्टिवेशन इन एन ओरल मेडिसिन बाय क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइलेज प्रोड्यूसिंग कंटामिनेंट्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइलेज बनाएंगे तो वो क्लोरमफेनिकॉल एंटीबायोटिक को डीएक्टिवेट कर देंगे, जिससे उसकी एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से थेरेप्यूटिक एजेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं. नाउ सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स. Anionic surfactants such as the alkali metals and amine soaps of fatty acids are generally stable due to slightly alkaline pH of the formulation, although readily degraded once diluted into sewage water, या सेवेज में जो गंदा पानी है उसमें अगर मिक्सअप हो जाए तो फिर वहाँ पे रेडीली डिग्रेड हो जाते हैं. वैसे तो ये क्योंकि अल्कलाइन होते हैं और पीएच इनका अल्कलाइन होता है तो ये काफ़ी स्टेबल होते हैं. इसके अलावा अल्काइल एंड अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स एंड सल्फेट ईस्टर्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ देयर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप followed by sequential beta oxidation of the alkyl chain and fission of the aromatic ring. यानी अच्छा, अब ये बीटा ऑक्सीडेशन किस वजह से हो रही है? उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है. ठीक है, वो ऐसे बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम बना रहे हैं जिसकी वजह से उसका एरोमेटिक रिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है उससे, प्रोडक्ट से, अल्काइल या अल्काइल बेंजीन से, और वो फिर डिग्रेड हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो ये प्रोडक्ट जो होंगे, जो सरफेस सर्फेक्टेंट है, डिग्रेड हो जाएंगे. द प्रेजेंस ऑफ चेन ब्रांचिंग इन्वॉल्व्स एडिटिव अल्फा ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस, और इसमें जो अल्काइल चेन है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऐड अप हो गई जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो है वो की वजह से चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी एफिकेसी है सर्फेक्टेंट वो लॉस हो गई. जनरली ईज ऑफ डिग्रेडेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग चेन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द अल्काइल चेन. अच्छा, अब हम इसको क्या करें, अगर ये जो अल्काइल या अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं, इसको अगर हम क्या करें कि अगर हम चाहते हैं कि ये डिग्रेड ना हो, डिक्रीज़ करें, तो इसको कैसे करेंगे? इंक्रीज चेन लेंथ, इसकी चेन लेंथ बढ़ा दें, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ द अल्काइल चेन, जिसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दें अल्काइल चेन को, ताकि इस पर कोई सब्सटेंस आके बाइंड ना हो सके और इसकी एक्टिविटी रिटेन रहे. इसके अलावा नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट सच एज अल्काइल पॉलीऑक्सीइथाइलिन अल्कोहल इमल्सिफायर्स आर रेडीली मेटाबोलाइज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स यानी न्यूट्रल सर्फेक्टेंट्स जो हैं, ये भी जो है वो इजीली जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. इसके अलावा इंक्रीजिंग चेन लेंथ एंड ब्रांचिंग अगेन डिक्रीज द ईज ऑफ अटैक. इसमें भी ये है कि अगर हम इसमें जो है वो चेन लेंथ इसकी बढ़ा दें और ब्रांचिंग कॉम्प्लेक्स कर दें तो फिर इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दे कैन नॉट बी ईजिली मेटाबोलाइज और डिग्रेडेड. इसके अलावा लिपोलाइटिक क्लीवेज यानी फैट्स जहाँ पर होंगे उनका क्लीवेज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम सॉर्बिटैन ईस्टर, पॉलीसॉर्बेट and sucrose ester is often followed by degradation of the cyclic nuclei, producing numerous small molecule readily utilizable for microbial growth. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले तो इसका फैटी एसिड जो होगा उसको डिग्रेड कर देगा लिपोलाइटिकली किसका, सॉर्बिटैन ईस्टर का, पॉलीसॉर्बेट का, सुक्रोज ईस्टर का. उससे ये होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिग्रेड हो जाएगा और फिर इससे जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो जो है वो रेडीली यूटिलाइजेबल फॉर माइक्रोबायल ग्रोथ, और फिर जो इसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी सोर्स के तौर पे प्रोवाइड करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मज़ीद बढ़ जाएगी.
Ampholytic surfactants based on phosphatides, betanes, and alkyl amino substituted amino acids are an increasingly important group of surfactants. ये भी बहुत important surfactants हैं and are generally reported to be reasonably biodegradable. ये भी biodegradable है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से easily destroy हो सकते हैं. The cationic surfactants, ठीक है. अब cationic surfactants की बात करें, use as antiseptics and preservatives in pharmaceutical application, but they are usually only slowly degraded at high डाइल्यूशन इन सीवेज. लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये अगर डिग्रेड होते भी हैं सीवेज वाटर के साथ, अगर डाइल्यूट हो जाए, मिक्सअप हो जाए तो, या वाटर के साथ मिक्स हो जाएं तो स्लोली डिग्रेड होते हैं. स्यूडोमोनास हैव बीन फाउंड ग्रोइंग रेडिली इन क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. तो सबसे ज़्यादा जो क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में जो तेज़ी से ग्रो कर जाता है वो है स्यूडोमोनास. लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज बफरिंग मटेरियल, ऑल्दो सम मेटाबॉलिज्म ऑफ द सर्फेक्टेंट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व. लेकिन इसके अलावा दूसरे और डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस भी देखे गए हैं सर्फेक्टेंट्स में, लेकिन इसमें से कुछ चंद एक यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. Many of the thickening and suspending agents used in pharmaceutical formulation are subject to microbial depolymerization by specific classes of extracellular enzymes yielding nutritive fragments and monomer. तो जो सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं और थिकनिंग एजेंट्स हैं वो भी माइक्रोबायल अटैक की वजह से डीपॉलीमराइजेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद ये जब सस्पेंडिंग एजेंट डिग्रेड हो जाएंगे तो ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी. एग्जाम्पल ऑफ सच एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम कौन से हैं जो डिग्रेड करते हैं. वेदर सबस्ट्रेट्स इन पैरेंथेसिस आर फॉर एग्जाम्पल एमाइलेजेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, जिससे स्टार्चेस डिग्रेड होते हैं. पैक्टिनेजेज एंजाइम पैक्टिन को, सेल्यूलेजेस कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को बट नॉट अल्काइल सेल्यूलोज. अच्छा, यूरिनिडेजेस पॉलीयूरिनिडेज सच एज ट्रैगाकैंथ एंड एकेशिया को डिग्रेड करते हैं. ड्रैक्सट्रानेसेस डेक्सट्रेन को, और प्रोटीजेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन ड्रग्स होती हैं उनको डिग्रेड करते हैं. इसके अलावा द लोअर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये भी यूज़ होता है एज ऑर्गेनिक पॉलीमर, आर रेडिली डिग्रेडेड बाय सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन of the hydrocarbon chain, but the larger congeners are rather more recalcitrant. यानी जो इसके जो ज़्यादा जो बड़ी चेन के, यानी इस बहुत ज़्यादा जो लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो है वो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं, रेडीली डिग्रेड हो जाते हैं. लेकिन अगर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन जो ग्लाइकॉल जो है वो, यानी इसके जो लार्जर कंजीनियर हैं वो ज़रा रिलक्टेंट होते हैं, वो इजीली जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इजीली डिग्रेड नहीं होते. इसके अलावा सिंथेटिक पैकेजिंग पॉलीमर सच एज नाइलॉन, पैकेजिंग में नाइलॉन के कंटेनर्स जो होते हैं या नाइलॉन पैकिंग होती है, पॉलीस्टाइरीन पैकिंग एंड पॉलिएस्टर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू अटैक. ऑल्दो सेल्यूफोन, ठीक है ना, सेल्यूफोन विच इज़ मॉडिफाइड सेल्यूलोज फॉर्म इज ससेप्टेबल अंडर सम ह्यूमिड कंडीशन. जो कि सेल्यूफोन पैकिंग है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वो जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इजीली माइक्रोबायल से अटैक से ससेप्टेबल होती है और डिग्रेड हो जाती है. लेकिन नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टर, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा ह्यूमेक्टेंट पे बात करें, लो मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल सच एज ग्लाइसरॉल एंड सॉर्बिटॉल, ये हम ऐड करते हैं एज एक्सिपिएंट्स, आर इंक्लूडेड इन सम प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं? टू रिड्यूस वाटर लॉस एंड मे बी रेडिली मेटाबोलाइज अनलेस प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन. ठीक है, तो ये भी इजीली जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं. अगर इनकी हाई कंसनट्रेशन होगी तो फिर ये आसानी से डिग्रेड नहीं होंगे और मेटाबोलाइज नहीं होंगे. लेकिन अगर लो कंसनट्रेशन में यूज़ हो रहे हैं तो दे कैन बी इजीली डिग्रेडेड विथ इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके बाद आइए फैट्स एंड ऑयल्स. These hydrophobic materials are usually attacked extensively when dispersed in aqueous formulations such as oil in water emulsion aided by high solubility of oxygen in many oils. तो ये फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? लाइक वही इमल्शंस हो गए हमारे पास, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस, लाइक ऑयल इन वाटर.
तो उसमें ये होता है कि फिर ये इजीली जो है वो हाईली सॉल्युबल ऑक्सीजन इसमें ऑयल होते हैं, तो वो फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के ज़रिए ये फैट्स एंड ऑयल डिग्रेड हो जाते हैं। कैसे डिग्रेड हो जाते हैं? फंगल अटैक हैज़ बीन रिपोर्टेड, यानी फंगस से होते हैं। इन कंडेंस मॉइस्चर फिल्म, यानी मॉइस्चर फिल्म जो होगी उसमें फंगस ग्रो करेगा। द सरफेस ऑफ ऑयल इन बल्क और वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स हैव कंटामिनेटेड द बल्क ऑयल फेस, या फिर वाटर ड्रॉपलेट में जो है ये फंगस मौजूद है और उसने एक ऑयल फेस के साथ वो मौजूद है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल में, तो फिर वो जो वाटर में क्योंकि फंगस मौजूद है तो वो फिर ऑयल को जो है वो सरफेस पे आके वहाँ पर ऑयल को भी यानी फैट्स को भी डिग्रेड करेगा बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लिपोलाइटिक रप्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर क्या रहे हैं? लिपोलिसिस कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड का, जिसके नतीजे में लिबरेट ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड बनेंगे। एंड लेटर ऑफन देन अंडरगोइंग बीटा ऑक्सीडेशन, और उसके बाद फिर ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होगी, बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑफ द अल्काइल चेन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओडेरीफेरस कीटोन्स, और उसके बाद इसमें ओडीफेरस कीटोन या ओडेरीफेरस कीटोन बनेंगे। ओडेरीफेरस यानी ओडोर वाले, जिसमें स्मेल होगी, और जो स्मेल जो होगी वो बहुत ही गंदी स्मेल होगी, कीटोन टाइप स्मेल होगी, और वो स्मेल जो होगी वो ये जाहिर कर रही होगी कि ये जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स थे इसमें बीटा ऑक्सीडेशन हो गई है, रेंसिडिटी आ चुकी है और ये डिग्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा ये स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। Many of the sugars and other sweetening agents used in pharmacy are ready substrate for microbial growth. तो शुगर्स हो गए, स्वीटनिंग एजेंट्स हो गए, इसमें इजीली माइक्रोबायल ग्रोथ हो सकती है। However, some are used in very high concentration to reduce water activity in aqueous product and inhibit microbial attack. लेकिन अगर इनको बहुत ही हाई कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाए तो इसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें माइक्रोबायल अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। एट वन टाइम ए वेराइटी ऑफ कलरिंग एजेंट सच एज टार्ट्रेजीन एंड एमेरेंथ एंड फ्लेवरिंग एजेंट सच एज पेपरमिंट वाटर वर kept as a stock solution for extemporaneous dispensing purposes, but they are frequently supported the growth of Pseudomonas species including Pseudomonas aeruginosa. वो ये कह रहे हैं कि कलरिंग एजेंट हो गया लाइक टार्ट्रेजीन, एमेरेंथ, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया पेपरमिंट वाटर, लेमन वाटर, तो इसको स्टॉक सोल्यूशन जैसे एक्सटेम्पोर प्रिपरेशन बनानी है तो उसमें यूज़ करना है, तो इसको स्टॉक सोल्यूशन के तौर पे रखा जाता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि दे कैन बी इजीली डिटेरियोरेटेड विद द ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा और स्यूडोमोनास स्पीशीज़, तो उस वजह से जो है वो इसको फ्रेश जो है वो यानी इसको स्टॉक करके ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। सच स्टॉक सोल्यूशन शुड नाउ बी प्रिजर्व और फ्रेशली मेड, या तो फिर इसको प्रिजर्व किया जाए प्रिजर्वेटिव के साथ, या फिर फ्रेशली मेड किया जाए एज रिक्वायर्ड बाय डाइल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन विच आर मच लेस सस्टेप्टेबल टू माइक्रोबायल अटैक। तो इसको जो है वो ये या तो ये कि प्रिजर्व किया जाए प्रिजर्वेटिव के साथ कि इस पर माइक्रोबायल कंटामिनेशन हो, या फिर फ्रेशली मेड हो और डाइल्यूटेड हो अल्कोहल सोल्यूशन के साथ, क्योंकि अल्कोहल के साथ अगर मिक्स होगा तो फिर इसमें माइक्रोबायल अटैक के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट्स, मैनी प्रिजर्वेटिव्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय wide variety of gram negative bacteria, although most commonly at concentration below their effective use level। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि खुद जो बायोसाइड्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव और डिसइंफेक्टेंट के काम के तौर पर काम होते हैं, वो खुद भी डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनाड्स इन स्टॉक सोल्यूशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स एंड क्लोरहेक्सिडीन हैज रिजल्टेड इन इन्फेक्शन ऑफ पेशेंट। जैसा क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स में स्यूडोमोनास ग्रो कर गया, क्लोरहेक्सिडीन में ग्रो कर गया, अब वो हमने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में वो क्लोरहेक्सिडीन या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ऐड कर दिया, तो वो स्यूडोमोनास मिक्स हो गया उस मेडिकेशन में, और फिर वो मेडिकेशन जब पेशेंट ने यूज़ की तो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया। स्यूडोमोनास स्पीशीज हैव मेटाबोलाइज्ड 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर प्रिजर्वेटिव कंटेन इन आई ड्रॉप्स, क्योंकि जो है वो आई ड्रॉप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट ईस्टर प्रिजर्वेटिव एंड कॉज सीरियस आई इन्फेक्शन। लाजी बात है कि उसने पहले ये मेटाबोलाइज किया इस प्रिजर्वेटिव को, और फिर वही आई ड्रॉप में जो कंटामिनेटेड
जो प्रिजर्वेटिव था वो आई ड्रॉप में ऐड कर दिया गया, आई ड्रॉप जो है वो पेशेंट ने यूज़ किया, तो फिर वो पेशेंट को ये सीरियस आई इन्फेक्शन हो गया। एंड हैव ऑल्सो मेटाबोलाइज द प्रिजर्वेटिव इन ओरल सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। और ना सिर्फ ये कि आई ड्रॉप्स बल्कि ओरल सस्पेंशन और सोल्यूशन में भी ये जो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइड ईस्टर प्रिजर्वेटिव है अगर आपने ऐड किया है और अगर स्यूडोमोनास ने इसको डिग्रेड कर दिया है, मेटाबोलाइज कर दिया है, तो फिर ये ओरली भी इस तरीके से स्यूडोमोनास इन्फेक्शन ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोबायल अटैक ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये जो स्लाइड है यहाँ से हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।